मैनचेस्टर मैनचेस्टर यूनाइटेड दी मैनचेस्टर यूनाइटेड दुनिया का सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला क्लब। मैं और आप जिस क्लब के इतने बड़े फ़ैन हैं, वो क्लब आखिर क्लब बना कैसे? वो क्लब जो आज एक अपने आप में एक ब्रांड बना हुआ है, वो ब्रांड बना कैसे? कैसे सर मैट बसबी सर और सर एलेक्स फर्गसन ने इस क्लब को एक अलग ही डायमेंशन दे दिया। इसका जो फैन बेस है वो दिन पे दिन बढ़ता चला गया। बट क्या सिर्फ हमने अच्छे दिन देखे? क्या इस क्लब ने कभी बुरे वक्त और बुरा दिन देखा ही नहीं? क्या इस क्लब के प्लेयर्स ने हमेशा अच्छा ही परफॉर्म किया? क्या कभी इस क्लब का ऐसा फेस नहीं आया जहां इसके एग्जिस्टेंस पे सवाल उठे? ये क्लब डिसॉल्व होने की कगार पे नहीं आया? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो जानने के बाद आपको इस क्लब से थोड़ा और ज़्यादा लगाव होगा। आप खुद को इस क्लब से थोड़ा और ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। क्योंकि देखो, जब तक आप एक क्लब क्लब से खुद को रिलेट नहीं कर सकते हो, तब तक आप उस क्लब को कभी भी अच्छे से समझ नहीं पाओगे। उस क्लब की आइडियोलॉजी के साथ खुद को मतलब मैच नहीं कर पाओगे। और एट द एंड ऑफ द डे यार, जो लोग, मुझ जैसे लोग, आप जैसे लोग जो कि मैनचेस्टर में नहीं रह रहे हैं और अलग अलग देश में रह रहे हैं, और फिर भी इतने पैशनेटली चाहते हैं यूनाइटेड को, तो हमारे जैसे लोगों के लिए ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि ये क्लब जो आज बना है वो बना कैसे। तो यूनाइटेड 2 बार बैंकरप्सी की कगार पर आया था, और दोनों ही बार उसको उस दलदल से बाहर निकालने में कम्युनिटी ने हेल्प की। और मतलब जो मैं आज आपको बताऊंगा, वो जानने के बाद आपको समझ आएगा कि कैसे यूनाइटेड की जो कायापलट हुई है और यूनाइटेड जो न्यूटन हीट्स यूनाइटेड बनी, वो कैसे बनी, और उसके बाद का जो सफ़र था वो कैसा रहा। कैसे इस क्लब ने अपने 8 प्लेयर्स एक म्यूनिक एयर क्रैश में खोने के बाद वापस से वो ड्रीम चेज की, यूरोपियन ग्लोरी की वो ड्रीम चेज की, और 10 साल बाद उस ड्रीम को फुलफिल किया। कैसे सर मैट बसबी ने वो डिज़ास्ट्रस एयर क्रैश के बाद इस टीम को असेंबल किया, इसको एक विनिंग टीम बनाया, और कैसे वो जो यूनाइटेड की आइडियोलॉजी यूथ करेज और सक्सेस की रही थी, वो कैसे निकल कर आई, और कैसे हम उस आइडियोलॉजी को अभी तक फॉलो कर रहे हैं। कैसे बसबी बेब्स, एवरेज एज जिसकी 20 ईयर्स की थी, उसने कैसे इंग्लिश फुटबॉल और वर्ल्ड फुटबॉल पे रूल किया। कैसे बेनफिका, रियल मैड्रिड जैसी टीमों को बसबी वेव्स ने धूल चटाई। बट उसके बाद का फेस, जब यूनाइटेड रेलीगेट हुई, यूनाइटेड 26 साल तक बिना टाइटल के रही, वो फेस कैसा था? क्या उस फेस में भी फैंस ऐसे ही थे जैसे आज हमारे फेस में है? क्या जब यूनाइटेड की टीम 40 साल बिना फर्स्ट टीम टाइटल की रही, 1910 में यूनाइटेड ने अपना टाइटल जीता, उसके बाद अगला फर्स्ट डिवीजन टाइटल यूनाइटेड का आया 1950-51 में। तो वो 40 साल का जो गैप था, वहाँ फैन बेस के पास ना सोशल मीडिया थी, ना मतलब लोग इतना ज़्यादा ट्रैवल करते थे मैच के लिए, क्योंकि लोकल क्राउड ही रहता था। तो कैसे उस फेज़ में यूनाइटेड ने उस प्रेशर के साथ डील किया? कैसे जब वर्ल्ड वॉर 2 में ओल्ड ट्रैफर्ड बिल्कुल बर्बाद हो गया था, और 8 साल तक यूनाइटेड अपने ही होम टर्फ पर कदम नहीं रख पाई, और उनको सिटी के होम टर्फ पर खेलना पड़ा, मेन रोड पर। और वहाँ उन्होंने हर साल सिटी को 5000 ग्रैंड दिए कि भाई, आई वॉन्ट टू प्ले एट योर टर्फ, क्योंकि हमारा टर्फ ख़राब हो चुका है। तो वो क्लब ने जब इतना सब कुछ देख लिया, और उसके बाद भी यूनाइटेड ने बाद में जो सक्सेस देखी, वो क्यों देखी? उसके सबसे पीछे मेन बड़ा रीज़न ये था कि लोगों ने हमेशा इस क्लब को सपोर्ट किया। लोगों ने कभी इस क्लब पर गिव अप नहीं किया। उस टाइम में जब म्यूनिक एयर क्रैश हुआ था, उस टाइम में सारे फुटबॉल क्लब्स एक साथ आकर खड़े हो गए यूनाइटेड की हेल्प करने के लिए। रियल मैड्रिड ने अपने बेस्ट प्लेयर देने का डिसीजन ले लिया। सैंटियागो बर्नाबाउ ने ये मैट बसबी के पास मतलब लेटर भेजा कि इफ़ यू वांट आई कैन गिव यू डी स्टेफानो। उस टाइम का सबसे बड़ा प्लेयर डी स्टेफानो को रियल मैड्रिड यूनाइटेड को देने को तैयार थी विदाउट एनी फ़ी। और उस टाइम पे रियल मैड्रिड ने ये तक बोल दिया कि वी विल पे हिज वेजेस, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। तो ये दिखाता है कि कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट था उस टाइम सर मैट के लिए, उस टाइम कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती थी ये टीम वर्ल्ड फुटबॉल के लिए। क्योंकि इस टीम ने एक यूथ को एक आइडेंटिटी दी, यूथ को एक मौका दिया। और सर मैट के साथ सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि उन्होंने कभी भी किसी यंगस्टर्स को चांस देने से
झिझके नहीं वो। और सेम आइडियोलॉजी जब सर एलेक्स फर्गुसन आए टीम में, तो उनके शुरू के 4 साल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भरे रहे थे। उन्होंने शुरू के 3 साल में कुछ भी नहीं जीता, बट वो पहली विक्ट्री, वो पहला एफए कप टाइटल, वो इंटर कॉन्टिनेंटल कप का जो कप था, वो विक्ट्री ने पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया यूनाइटेड का। और जब भी पंडित्स आकर ये कहते हैं कि सोल्शायर कैन नॉट डू इट, सोल्शायर हैज़ नो पोटेंशियल टू डू इट, आई समहाउ डोंट एग्री विद दैट फिलॉसफी। और उसके पीछे रीज़न ये है कि यूनाइटेड की हिस्ट्री रही है कि यूनाइटेड ने पहले स्ट्रगल किया है और फिर सक्सेस देखा है। अब आप कहोगे कि हम 8 साल से बिना टाइटल के हैं। बाबू, हम 40 साल भी बिना टाइटल के थे, हम 26 साल भी बिना टाइटल के थे, बट उस साल, उस टाइम में सोशल मीडिया नहीं था, तो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं थी। जितनी भी क्रिटिसिज्म थी वो माउथ टू माउथ थी, और वहाँ पर जो भी मैच देखने जा रहा था उसको एक्चुअल कंडीशन पता थी, उसको सब चीज़ें पता थी। और ट्रांजिशन फेज जब एक टीम में गई, तो उस टाइम पे भाई न्यूज़ ने तभी भी सर एलेक्स फर्गुसन को धक्के मार के निकालने का पूरा प्लान बना लिया था, बट यूनाइटेड बोर्ड ने ट्रस्ट किया। अब जब लोग कहते हैं कि ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस, तो वो ट्रस्ट द प्रोसेस इसलिए नहीं कहते हैं कि हमने पिछले कर रखा है, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि चीज़ें जब भी ठीक होती हैं तो उनके लिए ज़रूरत से ज़्यादा वक्त देना पड़ता है और आपको पेशेंस दिखाना पड़ता है। मैं यहाँ किसी भी तरीके से सोल्जर को डिफेंड नहीं कर रहा, बट सोचो वो फेस जब एक टीम ने अपने 8 मेन प्लेयर्स खो दिए थे म्यूनिक एयर क्रैश में, और 2 हफ्ते बाद उनको एफए कप टाई में खेलना था और वो खेले। उन्होंने अपने 7 अकेडमी ग्रेजुएट्स खिलाए, ग्रेजुएट्स भी नहीं, अंडर ग्रेजुएट्स, जो कि अकेडमी टीम में खेल रहे थे। केवल 2 प्लेयर्स प्लेइंग 11 में, जो कि मैट बसबी की टीम थी उससे आए थे, और 2 लेटेस्ट ट्रांसफ़र। हमने जैसे ना तैसे करके वो 11 की टीम असेंबल की। सोचो कितना डिफिकल्ट रहा होगा उस वक्त उन प्लेयर्स के लिए उस टीम में खेलना, जिनको पता था कि हम अपने साथियों को खोकर आए हैं 14 दिन पहले। हमने एक ऐसा नज़ारा देखा है जहाँ से शायद ही हम कभी मेंटली रिकवर कर पाएँ, बट उन्होंने उस दिन वो परफॉर्मेंस डिलीवर की और वो मैच जीते। और वो मैच जीते क्योंकि क्राउड उनके साथ था, क्राउड इमोशनली उनके साथ था, क्राउड मतलब हर एक बेसिस पर उनके साथ खड़ा हुआ था। सर एलेक्स फर्गुसन जब 3 साल लगातार बिना टाइटल के रहे, और ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब यूनाइटेड प्रीमियर लीग पे रूल कर रही थी, लेकिन फिर चेल्सी आई, चेल्सी ने प्रीमियर लीग को एकदम से दूसरे लेवल पर पहुंचा दिया, और चेल्सी और आर्सेनल टाइटल के लिए compete कर रहे थे। यूनाइटेड वर नो वेयर नियर इन द पिक्चर येट, दो वी वर इन साइड टॉप 4, बट हम उस सीज़न 3 सीज़न टाइटल चेज नहीं कर रहे थे। बट प्रेशर कभी रहा नहीं सर एलेक्स फर्गुसन के ऊपर जब इनिशियली उन्होंने इनॉग्रल प्रीमियर लीग की ट्रॉफी उठा ली 92 में, क्योंकि 4 साल लग गए थे उन्हें वो वहाँ उस मुकाम तक पहुँचने में, और 26 साल का जो वेट था जब वो ख़त्म हुआ था तो ओल्ड ट्रैफर्ड एक नई दिशा में जाने लगा। और सर एलेक्स फर्गुसन ने अपनी एक फेमस कोट दी थी कि यूनाइटेड एक ऐसा क्लब है जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा रोमांटिक क्लब है, क्योंकि यहाँ शुरू से लेके अभी तक चीज़ें बहुत ही इमोशनल बेसिस पर होती आई हैं, चाहे वो टीम सिलेक्शन हो, चाहे वो विक्ट्रीज़ के बाद के रिएक्शन हो, चाहे वो जो जितनी भी ट्रेजिडीज़ इस क्लब ने झेली हैं, वो 2 बार की बैंक्रप्सी का जो सिनेरियो इस क्लब ने झेला है, ओल्ड ट्रैफर्ड वर्ल्ड वॉर 2 में खो देने के बाद वो जो दूसरी टर्फ पर खेलना इस फुटबॉल क्लब ने देखा है, वो 40 साल का मतलब फर्स्ट डिवीजन टाइटल का वेट, वो 5 रेलीगेशन, जिनको ये लगता है कि यूनाइटेड कभी रेलीगेट नहीं हुआ, यूनाइटेड 5 बार रेलीगेट हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि किस इस ईयर हमने रेलीगेशन देखा है, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि यूनाइटेड ने कभी बुरे वक्त दिन देखे ही नहीं है। यूनाइटेड की टीम शुरू से डोमिनेट करती रही है वर्ल्ड फुटबॉल को, और हम हमेशा से कमांडिंग पोजीशन में रहे, क्योंकि जब सर एलेक्स फर्गुसन आए थे तब टाइटल काउंट था 18-7। सर एलेक्स फर्गुसन को 20 साल लग गए उस टाइटल काउंट को 20 तक पहुंचाने में, तो लंबा टाइम लगा। और उस लंबे टाइम में लोगों ने उनका साथ दिया। इनिशियली लोगों ने डाउट किया, बट जब उन्होंने पहली एक ट्रॉफी उठा ली उसके बाद पूरा मैनचेस्टर उनके साथ खड़ा हो गया आके, और कैसे वो रेड आर्मी जो सिर्फ मैनचेस्टर में थी वो पूरी दुनिया में फैल गई, और आज कैसे यूनाइटेड सबसे बड़ा क्लब बन गया इन टर्म्स ऑफ फैन बेस। तो यूनाइटेड ने 5 बार जो रेलीगेशन फेस की हैं वो 1893-94 में, मतलब 1878 में ये क्लब बना, और हमने 1893 में हम मतलब रेलीगेट हो गए। उसके बाद 1921-22 में
हम फिर से रेलीगेट हुए। 10 साल बाद जब हमने फर्स्ट डिवीजन टाइटल जीता, उसके 10 साल बाद हम रेलीगेट हो गए। फिर 1930 में हम फिर से रेलीगेट हुए। 9 साल के अंदर दूसरा रेलीगेशन। 1936-37 में हम तीसरी बार रेलीगेट हुए 15 साल के गैप में। फिर उसके बाद हमारा अगला रेलीगेशन आया 1973। और ये वाला जो फेज़ था, ये आया सर मैट के जाने के बाद। तो देखो, जब भी एक ऐसा मैनेजर क्लब छोड़ के जाता है जो इस क्लब को बहुत टाइम तक लीड करता रहा, तो उसके बाद उस सक्सेस को वापस मैच कर पाना, उस सक्सेस को वापस से देख पाना बहुत ही लंबा प्रोसेस रहता है। क्योंकि जब भी एक नया मैनेजर आता है तो वो उस क्लब में अपनी चीज़ें इनहेरिट करने की कोशिश करता है, जो कि हमने देख लिया डेविड मॉइस के टाइम पे, जो कि हमने देख लिया लुई वैन हाल के टाइम पे, जो कि हमने देख लिया जोसे मोरिन्यो के टाइम पे, और जो कि अब हम देख रहे हैं सोल्शार के टाइम पर। बट सोल्शार के टाइम में और पहले के टाइम में फ़र्क इतना है कि सोल्शार वो सारी चीज़ें कर रहा है जो सर एलेक्स फर्गुसन ने एज मैनेजर रहते हुए की थी, और सोल्शार ने वो एज प्लेयर रहते हुए देखी थी। तो सोल्शार ने अपनी आइडियोलॉजी कुछ नहीं लगाई इस क्लब में। वो इस क्लब की एथिक्स, वो जो यूथ करेज और सक्सेस का हमारा जो डीएनए है, वो अटैकिंग फुटबॉल जो हम कहते हैं कि यूनाइटेड की जो आइडियोलॉजी रही है शुरू से, वो अटैकिंग फुटबॉल रही है, वो रिस्क टेकिंग फुटबॉल रही है, वो कहीं ना कहीं सोल्शार ने इनहेरिट करने की कोशिश की है। बट सोल्शार टेक्टिकली हाँ वीक है, वो अभी तक चीज़ें सही नहीं कर पाया, जो कि उसे कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि उसके पास अब एक ऐसी टीम है जो कि टाइटल के लिए फाइट करना डिजर्व करती है। बट साथ ही साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो फैंस बार बार ये कहते हैं कि यूनाइटेड हार जाए जिससे कि सोल्शार चला जाए, देखो अगर आप इस क्लब को फॉलो कर रहे हो, तो आप इस क्लब को क्या, आप किसी भी क्लब को फॉलो कर रहे हो, तो आप बेसिक सा फंडा आप अपनाइए कि आप कभी भी अपने क्लब की हार विश मत करो, क्योंकि ये एक फ़ैन कभी नहीं कर सकता। एक ट्रू फैन कभी भी यू नो स्क्रीन के पीछे बैठकर कभी ये नहीं बोल सकता कि आई वॉन्ट यूनाइटेड टू लूज बिकॉज आई डोंट वॉन्ट अ पर्टिकुलर मैन टू मैनेज दिस क्लब। नो, दिस इज़ नॉट वॉट अ फैन शुड डू एंड वॉट अ फैन शुड डिमांड। और साथ ही साथ, अगर जब तक आप अपने क्लब से खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो आइडियोलॉजी पे, एथिक्स के बेसिस पे, तब तक आप इस क्लब के सच्चे फैन बन ही नहीं सकते। क्योंकि चाहे आप चेल्सी को फॉलो करो, चाहे आप लिवरपूल को फॉलो करो, चाहे आप आर्सेनल को फॉलो करो, मैड्रिड को, बार्सा को, दुनिया में किसी भी क्लब को फॉलो करो, बट एक क्लब को आप फॉलो तब करते हो जब आप हर एक लेवल पर उस क्लब से अपनी थिंकिंग मैच कर पाओ, आप उस क्लब से मोटिवेशन ले पाओ, आप उस क्लब को देखने के बाद अपनी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को ओवरकम कर पाओ। क्योंकि जब मैंने फुटबॉल देखना शुरू किया था तो मेरे लिए कोई प्लेयर इंपॉर्टेंट नहीं था। इट वॉज सर एलेक्स फर्गसन, बिकॉज आई यूज टू गो टू द लाइब्रेरी, आई यूज टू रीड अ लॉट अबाउट सर एलेक्स फर्गसन। हमारे पास क्योंकि एक मैगजीन आती थी, उसमें सर एलेक्स फर्गसन के बहुत सारे इंटरव्यूज आते थे, हर वीक आते थे, और उस टाइम पे आते इसलिए भी थे क्योंकि यूनाइटेड हर एक ट्रॉफी जीत रही थी अंडर हिम। बट साथ ही साथ यूनाइटेड ने वो फेज जो देखा था 3 साल का बिना प्रीमियर लीग टाइटल का, वहाँ यूनाइटेड ने एक चीज़ समझ ली थी कि सक्सेस शॉर्ट लिव्ड भी रह सकती है, सक्सेस लॉन्गर टर्म में भी रह सकती है, बट एक चीज़ जो हमेशा रहेगी वो है इस क्लब के एथिक्स और इस फैन बेस का ट्रस्ट। क्योंकि पत्रिस एवरा ने एक चीज़ बोली थी कि जब हम ओल्ड ट्रैफर्ड पर खेलते थे, और वो डेविड मॉयस का सीज़न मैं कभी नहीं भूल सकता, जब हम कुछ भी नहीं जीते थे, बट ओल्ड ट्रैफर्ड हमेशा गाता गुनगुनाता रहा अपने प्लेयर्स के लिए, अपने लेजेंड्स के लिए। और उसके बाद चीज़ें सब चेंज हो गई, क्योंकि सोशल मीडिया ने ओवरटेक कर लिया सब कुछ, और जो रियल वॉइसेस थी, जो रियल फ़ैन वॉइसेस थी, वो दब गई। इतने ज़्यादा फ़ैन चैनल्स शुरू हो गए कि उनके टॉक्सिक कमेंट्स की वजह से जो यंगर जनरेशन थी उनका ब्रेन वॉश हो गया। उनको नहीं पता है कि क्या सही है क्या नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, या फिर एक्स्ट्रा पॉजिटिव रहना भी सही है, नहीं। क्रिटिसिज्म इज़ पार्ट ऑफ फुटबॉल। अगर जब तक आप उसको हेल्दी क्रिटिसिज्म के तौर पर नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ें सही नहीं हो सकती। लेकिन आप और मैं जो ओवर द टॉप जाकर करते हैं, जैसे अपने कैप्टन को, अपने मैनेजर को क्लाउन बुलाना, देखो यू कैन क्रिटिसाइज हिम, आई क्रिटिसाइज हिम सोल्शार ऑन अ डेली बेसिस, आई क्रिटिसाइज हैरी मैग्वायर ऑन अ डेली बेसिस फॉर द थिंग्स दैट ही हैज़ डन दिस सीजन, बट I don't want to abuse my manager, I don't want to abuse my captain, and I don't want to abuse any player whatsoever. जब तक वो यूनाइटेड के कलर पहने हुए हैं, दिस इज़ माई ड्यूटी टू बैक माई मैनेजर, दिस इज़ माई ड्यूटी टू स्टैंड बिहाइंड माई प्लेयर्स, क्योंकि दे आर प्लेइंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड आई एम अ
सपोर्टर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई एम अ फैन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, अ डाई हार्ड फैन। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं वो जो एथिक्स हैं, वो जो बेसिक सी वैल्यूज़ हैं एक फ़ैन की, उसको भूल कर एक ऐसे रास्ते पर ना चल दूं जो कि सोशल मीडिया पर हमें सिखाया जा रहा है, जो कि यूट्यूब पर हमें सिखाया जा रहा है, जो कि फ़ैन चैनल्स अरबों खरबों कमा रहे हैं यूनाइटेड के बारे में बात करके, और वो एक्चुअल में यूनाइटेड फ़ैन हैं भी नहीं। बट उन्होंने एक एजेंडा अपना लिया है और उन्हें उन्होंने एक बिज़नेस क्रैक कर लिया है कि आप कैसे एक क्लब का नाम लेकर पैसे कमा सकते हो। वो तभी कर सकते हो जब आप उस क्लब के बारे में नेगेटिव बोलो, क्योंकि लोग आजकल पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव सुनना चाहते हैं। और ये अभी से नहीं है, ये पिछले 8-9 साल से चला आ रहा है। और देखो, यूनाइटेड ने ना 26 साल जो नाक में दम किया है सारे क्लब्स के और सारे पंडित्स की नाक में, तो वो अब बाहर निकल कर आए क्योंकि उनको अब मौका मिल रहा है बोलने का। हमने उनको 26 साल तक अपने जूते के जूते के नीचे रखा, उनकी नाक को हमने रगड़ा है ज़मीन में। बट आज वो बोल पा रहे हैं क्योंकि आज हम उस पोजीशन पर नहीं हैं जहाँ पर हमें होना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी वहाँ पहुँचेंगे नहीं, क्योंकि भाई साहब वक्त सबका बदलता है और वक्त